हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और आप सभी लोग ज़िंदगी अच्छे से काट रहे हो, कोई समस्या तो नहीं ज़िंदगी काटने में, सबके अच्छे से चल रही है बातचीत। अरे मम्मी पापा से बातचीत में कोई रुकावट बाधा तो नहीं आ रही? हाँ, बातचीत में कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए। हम दो रात भर बात करेंगे ना, रात और दिन से बात ही तो करना है। एसएससी जीडी का पेपर है तुम्हारा, थोड़ा मन लगा के पढ़ लो। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इस पे कोई मतलब ऐसा लगता है कोई बेकार चीज़ें चल रही हैं। ये आपके जीवन से ही संबंधित हैं और आपके जीवन को ही बदलेंगे, ठीक है? तो आप मेहनत करो और सफलता ले लो। उसके बाद फिर रात दिन वार्ता चलेगी, आप उससे बतियाना, वो आपसे बतियाएगी खूब, ठीक? लेकिन सभी लोग पहले मेहनत कर लो, नौकरी वोकरी ले लो, उसका तो सब मिल ही जाएगा जीवन में। हम लोग एसएससी जीडी के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही सॉल्व कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम क्लास भी हमारी कंटिन्यू चली रही है। कल बच्चों ने बताया कि सर रीजनिंग क्लास रुक गई है। हाँ बेटा, रुक गई है। रीजनिंग भी कंटिन्यू हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम चलती हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। अगर हम दिन में ज़्यादा क्लास देने लगेंगे तो तुम पढ़ाई कम करोगे, इसीलिए कम क्लास देते हैं जिससे पढ़ सको, ठीक है? तो जीडी में जितने लोगों ने फॉर्म डाला है वो सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करें, ठीक है? क्योंकि जीडी का पेपर अपने डेट पे ही होगा। 2 महीने का समय आपके पास है। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि आपके पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक? तो आप इनको सीखोगे कैसे सॉल्व करेंगे, सीखा जाए फिर आज। चलो पहले हमने डीआई के जो हमने देखा पिछले साल जीडी ने हर पेपर में 3 डीआई के क्वेश्चन पूछे हैं। मीन्स ये डीआई फिर से पूछी जाएगी, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लो। पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखो अपना क्या पूछा गया है डीआई का, बताया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। मीन्स लाभ को दर्शाता है क्या? 15%, 30%, 27%, 23% और 8%। कहा है उत्पाद P3 का राजस्व इतने रुपया है। P3 जो है, P3 कौन सा है बेटा बाबू? P3 कौन सा है? 27 वाला ना बाबू, 27 वाला हमारा क्या है? P3 है। तो उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपये है। P3 है कितना? 27% है। समझते चलना। मीन्स आप 27% में जब प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 लिख दोगे। ये हमारा लाभ है, 27% का प्रॉफिट होता है, ठीक है? अगर टोटल राजस्व है, टोटल राजस्व पूछा है, मीन्स आपने जितना लगाया है और जितना प्रॉफिट कमाया है तो वो पूरा मिला दोगे तो तुम्हें राजस्व मिलेगा। टोटल राजस्व कितना आपने कमाया है, कितना आपने कमाया? 38,100 रुपये। अब इसको अगर इसमें जोड़ दें 127 यूनिट की वैल्यू कह दें 38,100, तो क्या गलत कह दिया? जब प्रॉफिट में हमने अपने उत्पाद में जो लागत थी उसको जोड़ दिया तो हमें टोटल राजस्व मिल जाएगा। राजस्व इसको जब इससे काटोगे तो 3 सतह की 3 दूनी 6, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 300 ना बाबू? कोई परेशानी? 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, उत्पाद P3 का व्यय कितना होगा? व्यय कितना है? 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 300 गुणे 100 कितना हो जाएगा बाबू? 30,000 हो जाएगा ना? बताइए, 300 में जब 100 का गुणा कर दोगे तो 30,000 हो जाएगा। बात क्लियर है सभी लोगों को? चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S7 में प्रयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, मिठाई S4 का वजन 150 किलोग्राम है। S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है? अगर मिठाई का टोटल वजन दिया गया है मीन्स वो 100% है। हमने आपको बहुत पहले से पढ़ाते चले आ रहे हैं कि किसी कॉलेज के विद्यार्थी, किसी गांव की जनसंख्या, आपकी इनकम, आप कितना कमाते हो? 100% कमाते हैं। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 100% है। किसी कॉलेज में विद्यार्थी कितने हैं? 100% हैं, है ना? तो वैसे ही अगर एक मिठाई S4 में 150 किग्रा है तो मीन्स S4 में जो मिठाई की मात्रा है वो कितनी है? 100% है। जब S4 में मिठाई की मात्रा 100% है और ये है कितनी? 150 किग्रा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू? 150/100। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150/100 हो जाएगी। आपको निकालना क्या है बाबू? आपको निकालना है मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा। S4 में प्रयुक्त की गई चीनी की मात्रा निकालनी है। भैया S4 है कहाँ पे? ये देखो, S4 में कितनी चीनी प्रयुक्त की जाती है? 18% S4 में हम चीनी प्रयुक्त करते हैं। 1% की वैल्यू इतनी है तो हमें 18% की वैल्यू निकालनी है। तो 150/100 गुणे 18 कर दें, हमारी 18% की वैल्यू निकल आएगी ना बाबू? 5 3 15 9 3 27 kg। तो देखिए 18% का मतलब उसमें 27 किलोग्राम चीनी प्रयुक्त की गई है। बात क्लियर है? बताओ, कोई परेशानी आपको? कहीं पर कोई डाउट है? नहीं है? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो, अब ये क्वेश्चन आपको लगाना है। हमने एक टाइप के 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ कि रेशियो कैसे बनेगा। उसने कहा आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। 0.8 का मतलब बाबू है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा। ये 2 चौको 8 और 2 पंची 10 कटेगा, तो ऊपर वाला हमारा आयात हो जाएगा और नीचे वाला हमारा निर्यात हो जाएगा। बात क्लियर है बाबू? कहीं पर कोई परेशानी? बताओ, कोई दिक्कत? ऊपर वाला हमारा आयात हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? निर्यात हो गया। हो गया ना? अब आपको दिया गया है यदि Y1 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ रुपए है। Y1 के लिए निर्यात कितना है बेटा? 5 यूनिट, 35,000 करोड़ रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7,000 करोड़ रुपया। अगर हम इस वर्ष की आयात पता करें तो 4 यूनिट, 4 गुणे 7,000 मीन्स टोटल आयात कितना किया है? 28,000 करोड़ रुपया का। ये बात निकाला है। 2 चीज़ें हमने निकालनी। अब आप Y5 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा ये पता कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। Y5 है कहाँ पे? ये 95 है। यहाँ पे 0.95 है, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। ये 5 का नाम 5 5 9 15 20, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ाया जाए। चलिए भैया, SSC GD के प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं ये। सभी लोग मन लगा के पढ़ो, पेपर ऐसा ही पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 1200 रुपये प्रति बैग की दर से 12 बैग, 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग और 2100 रुपये प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदा। एक साथ सभी बैगों की औसत लागत क्या है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। तो हमने सभी का एवरेज बताना है, औसत लागत बताना है। पहले आपने 1200 रुपये में कितने बैग खरीदे हैं? 12 बैग खरीदे हैं।
1500 रुपये में कितने बैग खरीदे हैं? 8 बैग खरीदे हैं। 2100 रुपये में कितने बैग खरीदे हैं? 10 बैग खरीदे हैं। टोटल कितने बैग खरीदा है आपने बाबू? टोटल कितने बैग खरीदा है? 12 यहाँ पे खरीदा है, 8 यहाँ पे खरीदा है, 10 यहाँ पे खरीदा है। तो 12, 8, 20, 10, 30 बैग आपने खरीदा है। चलो आगे आओ। 12 का 12 में गुणा करोगे 144, 0 0। 15 अठे 120, 0 0। 21 धामा 21,000 बटे में 30। ठीक है, कैलकुलेट कर दो। 1 0 से यहाँ ये 0, ये 0, ये 0। 3 एकन्नम 3 मीन्स 3 चौको 12, 3 अठे 24, 3 चौको 12, 3 सते 21। सबको जोड़ दो। 700, 400, 1100, 480, 1580। देखो एवरेज में आ गया कितना? 1580 रुपये। मीन्स औसतन एक बैग की कीमत कितनी हो जाएगी? 1580 रुपये। कोई परेशानी है बाबू? सबको समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। कह रहा है एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में ये रन बनाए हैं। दिए गए डाटा की माध्यिका क्या होगी? बताएं। चलिए, पहले आप नंबर को अरेंज करो। सबसे पहले छोटे नंबर क्या? 0 0 0। 3 0 है, 3 0 लिख दो। फिर देखो कितने 1 है? 2 1 है तो 2 1 लिख दो। फिर 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। फिर 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। फिर 4 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। फिर 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 बार आया है। मिलाओ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है। जोड़ लो आप। ये सारे नंबर देखो 15 हैं। हमने इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। हमने इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरेंज कर दिया ना। 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5। कह रहा दिए गए डाटा की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका पूछा है। बेटा माध्य और माध्यिका दोनों डिफरेंट होता है। माध्य बेटा जो होता है वो एवरेज होता है। आप एवरेज को माध्य कह सकते हो ना बाबू, लेकिन माध्यिका हमारी एवरेज नहीं होती है। ठीक है, समझो। अब आप बराबर संख्या इधर छोड़ो। 7 नंबर हमने इधर छोड़ दिया, तो बराबर संख्या आप इधर छोड़ दो। 3 3 6 1 7। बराबर संख्या इधर छोड़ दो और बराबर संख्या इधर छोड़ दो। 3 3 6 1 7। जो बीच वाली संख्या बचेगी वही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका। बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है? आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमारे बाबू सोना हैं, उन सबको पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लड़की और लड़के में 2 डिफरेंट है। एक डिफरेंट समझ जाओगे सब कुछ समझ जाओगे। लड़की और लड़के में अंतर क्या है? लड़कियां जो हैं सोमवार व्रत, शुक्रवार व्रत, मंगलवार तो नहीं रहेंगी। सोमवार मंगलवार रहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। सोमवार व्रत रहेंगी, शुक्रवार व्रत रहेंगी, शनिवार रह लेंगी, बृहस्पतिवार रह लेंगी। इतने व्रत रह लेंगी कि भगवान उनसे खुश हो जाएंगे और उन्हें एक अच्छा सा पति दे देंगे। मतलब इतने वो व्रत ही रह लेती हैं। 16 सोमवार, 21 सोमवार, 51 सोमवार, 101 सोमवार। इतना व्रत रहती हैं कि आखिरकार भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं और उन्हें एक सुसज्जित, सुव्यवस्थित ना सुंदर सा एक पति उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन तुम सब क्या करोगे? तुम किसका व्रत करोगे? तुमको अगर सुंदर कन्या चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई सुंदर कन्या आए और पढ़ी लिखी हो, तब तुमको कौन सा व्रत रखना है? तुमको एसएससी बीट करना है, बैंक बीट करना है, बैंक में नौकरी पानी है, रेलवे में नौकरी पानी है, लेखपाल निकालना है, कांस्टेबल निकालना है, एसएससी जीडी निकालना है। ऐसे पेपर तुम्हें निकालना है।
तब जाके तुम्हारा व्रत जो है वो सफल होगा। तुम चाहे जितने सोमवार रह लो, तुमको नहीं मिलेगी। तुमको तभी मिलेगी जब तुम कोई नौकरी करोगे, तभी तुम्हें सुंदर कन्या मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं ना खूबसूरत से, हमने बताया ना आपके पेपर में ऑप्शन जो बनाए जाते हैं चारों खूबसूरत होते हैं, उसमें से एक ही आपका जीवन बनाएगी। तो वैसे ही लड़कियां 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, एक ही होगी जो आपका जीवन बनाएगी। तो उसको पाने के लिए सारे तुमको कर्मकांड करने होंगे। तो तैयारी अच्छे से करो कि नौकरी पा जाओ, जिससे जीवन में कोई अच्छी सी कन्या तुम्हें मिल जाए जो तुम चाहते हो। और अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहो। ज़िंदगी तो तुम्हारी कट ही रही है ना, लाइफ तो हमारी चल ही रही, तुम्हारी भी चल रही है, सबकी चलती रहेगी। चलो आओ, इसीलिए कहते हैं मेहनत से पढ़ो तुम लोग। तुम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ें चाहे ना पढ़ें, वो दिन भर बतियाएँ, लेकिन तुम ना बतियाओ, तुम मना करो। कहते अरे मानो महारानी मेरा पेपर है एसएससी जीडी का, हमें नौकरी चाहिए, नहीं तो कल महारानी कहीं और तुम बैठे रह जाओगे घर में। तो फिर तुम एसएससी और बैंक और रेलवे की तैयारी करते रहोगे। जब समय है तुम्हारे पास तो तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, जब वैकेंसी है तुम्हारे पास तब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तब तुम्हारे सवार है प्यार ना। और जब इसका भूत उतरता है और तब तक समय चला जाता है। जब तक इसका भूत चढ़ा रहता है तब तक आपके पास समय नहीं है, और जब आपका समय निकल जाता है तो भूत उतर जाता है। तो समय रहते ही अपने आप में सुधार कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, घर के कामों में ज़्यादा आप हस्तक्षेप मत करो। घर के काम करने के लिए आपके पापा मम्मी सब लोग हैं, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, आपका जीवन उसी से बनेगा और उसी से बिगड़ जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9,800 रुपये की राशि पर 6 वर्षों में इतने रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? भैया आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, SI बराबर PRT/100। SI हमारा साधारण ब्याज होता है। तो ब्याज कितने रुपए मिल रहा है? 4,704 रुपये। प्रिंसिपल आपको कितना मिल रहा है? 98,000 रुपये। रेट आपको कितना है? रेट आपको बताना है। समय कितना है? 6 वर्षों में मिल रहा है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कट गया। इसको काटिए, 6 सते 42, 6 सते 42, 5 जाएगा 50 होगा, 6 अठे 48, 2 बचेगा 54 होगा और 24 होगा, 6 चौको 24। अब 9 से काट दो इसको, 9 अठी 72, 9 अठी 72, फिर कितना बचेगा आपका? फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ये तो आंसर तो ऐसे कुछ उल्टा सा आ रहा है। ऐसा 9800 रुपये की राशि पर 6 वर्षों में इतने रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 98 से अगर हमने इसको काट दिया, ओ सॉरी बेटा, इसको 6 से काट दिया था ना, 6 से काट दिया था ना, ठीक है। एक बार सुनना, 4,704 को 6 से काटा था, कितना आया था? 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 चौको 24। अब इसको 98 से काटना है, हमने गलत काट दिया था। 98 से 7874 को डिवाइड करना है। कितनी बार में जाएगा? 8 बार में चला जाएगा। देखिए 8 अठाई 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 9 72 और 6 78, तो कितना आ जाएगा? 8% है ऑप्शन में, हमने डिवाइड गलत कर दिया था, ठीक है बेटा, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि रोहित 22 घंटे में 1188, यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो रोहित की चाल क्या है? चाल किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। चलिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमारे पास कितने किलोमीटर की दूरी आपने चली है?
1188 किलोमीटर की दूरी चली है। कितने घंटे में? 22 घंटे में। तो 11 दूना 22, 11 एक नम 11, 0 11 अट्ठे 88, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 54 किलोमीटर प्रति आवर रोहित की चाल आ गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, तो इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 तिया 54, तीनों 25, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए आपका आंसर आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कोई परेशानी है? एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्व हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 24 छात्र हैं, 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किग्रा बढ़ जाता है। 24 छात्रों के औसत वजन में एवरेज में 2 किग्रा बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब एक शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है, जब इसमें एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है। ठीक, 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किग्रा था। पहले प्रारंभिक में 24 छात्रों का वजन कितना था? 30 किग्रा था। इसमें एक शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो एवरेज कितना बढ़ जाता है? 2। कितना हो जाता है? 32 किग्रा हो जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना है? बाबू एक बात समझना आज बहुत अच्छे से, अगर आप 2 लोग हो, 3 लोग हो, 10 किलो के सब लोग हो, ठीक, 10 किलो के हो, तो सबका एवरेज अगर बात की जाए तो 10 किलो होगा। 3 लोग 10 किलो के हो तो एवरेज की बात की जाए तो सबका एवरेज 10 किलो होगा। अगर अब 3 किलो और दिया जाए आपको, एक लोगों का वजन 3 किलो बढ़ जाता है, एक लोग 13 किलो के हो जाते हैं। एक लोगों का वजन 3 किलो बढ़ जाता है तो एक लोग 13 किलो हो जाते हैं। तो मीन्स टोटल कितने किलो हो गया? 33 किलो हो गया। तो एवरेज कितना हो गया? 11 किलो हो गया। तो जब आपने 3 किलो एक आदमी बढ़ाए लेकिन एवरेज अगर बढ़ा तो सब में बढ़ गया। 10 किलो के थे, एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 11 किलो हो गया। वैसे यहाँ पे भी है कि 24 छात्रों का औसत वजन 30 था, एक शिक्षक शामिल होता है, एवरेज 32 हो जाता है, एवरेज 2 किलो बढ़ जाता है। मीन्स उस क्लास में 32 किलो के सभी लोग हो सकते हैं, कोई ज़्यादा या कम हो सकता है। एवरेज का मतलब होता है सब एक समान हो, मीन्स सब 32 किलो के हो, एवरेज का मतलब एक समान होता है। तो हमने कह दिया जो शिक्षक आया है वो 32 किग्रा तो होगा ही होगा। 25 लोग थे, एवरेज में 2 किलो बढ़ा तो टोटल कितनी बढ़ोतरी हुई? 50 किग्रा। जो टीचर आया है वो 50 किग्रा ज़्यादा लेके आया है, क्योंकि उसने सबको 2 किलो बांटा है, तो वो ज़्यादा लेके आया तभी तो बांटा है। तो 50 किग्रा वो ज़्यादा लेके आया है, तो कितना हो गया? 82 किग्रा। मीन्स उस टीचर का वजन कितना हो जाएगा? 82 किग्रा। बताइए कोई परेशानी है आपको? कहीं पर कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? आपको दूसरे मेथड से बता दिया जाए, एक और मेथड बता देते हैं। चलो, अगर आपको परेशानी तो मैं लॉन्ग मेथड भी बता देता हूँ। ये तो सॉल्व था हमारा ना। नंबर में जब भी एवरेज का मल्टीप्लाई करते हो हमेशा टोटल मिलता है। 24 लोग पहले थे तब एवरेज 30 था, तो 24 तिया 72, 720 टोटल हो गया। जब एक शिक्षक शामिल हुआ 25 लोग हो गए तो एवरेज 2 किग्रा बढ़ गया, 35 हो गया। 25 दूना 50 का 0 हासिल लगेगा 3, 25 75 3 78, 780 हो गया। 780 हो गया। अब समझो 25 से 24 घटाओगे तो शिक्षक का वजन आ जाएगा 80 से 780 से, सॉरी कुछ गलत हो रहा है। 25 दूना 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 थे 75 और 5 80, 800 किग्रा हो गया। तो इसको इससे घटा दोगे शिक्षक का वजन कितना आ जाएगा? 80 किग्रा आ जाएगा। आप समझो, हमने जो सॉल्व मेथड से बताया था एक मिस्टेक मारी थी। हाँ, मुझे लगा था, देखो क्या मारा था। 24 छात्रों का औसत वजन 30 किग्रा है, एक शिक्षक शामिल होता है 25 किग्रा का, तो 2 किलो बढ़ जाता है। 25 दूना 50, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर आता है, हमारे माइंड से स्किप हो गया था।
ठीक, इसीलिए मुझे लगा कि 82 नहीं 80 होगा, इसीलिए मैंने तुरंत लॉन्ग मेथड से चेक किया कि हाँ शायद हमने 1 पॉइंट मिस्टेक मार दी थी। गलती ये थी कि हमें 2 किग्रा इसको बढ़ाना नहीं था। एवरेज उसने कह दिया 24 लोगों का 30 किग्रा है और एक शिक्षक शामिल होता जिससे एवरेज कितना बढ़ता है, 2 किग्रा बढ़ जाता है। तो 25 लोगों में 2-2 किग्रा बढ़ गया तो कितना हो गया 50। तो 25 दूना 50, सीधे इसको जोड़ देते हैं और 80 किग्रा आंसर आ जाता है। चलो कोई नहीं, आओ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य इतना है। एक वस्तु का एसपी जो है वो 1333 रुपये है और सीपी जो है वो 2150 रुपये है। तो प्रतिशत लॉस निकालना है। सबसे पहले आप निकालो कितने रुपए की हानि हो रही है। 2150 रुपये की वस्तु आप 1333 रुपये में बेच रहे हो। 10 से 3 जाएगा 7, 1 हासिल गया, 4 से 3 जाएगा 1, 1 हासिल गया, 11 से 3 जाएगा 8, 817 रुपये की आपको हानि हो रही है। हानि प्रतिशत होता है, लॉस प्रतिशत होता है, लॉस परसेंट, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो लॉस गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 2150 है। 1 0 से 1 0 काट दो, किससे कटेगा अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 जाएगा, 3 सते 21, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब लास्ट में 5 है और इधर 7 है, तो ये कितनी बार में कटेगा भैया 215, 3 सते 21, 5 से कटेगा तो ऊपर 5 से नहीं कटेगा, नीचे 7 से कटेगा तो ऊपर 7 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 3 21। इसको डिवाइड करके देखना कितना आंसर आएगा। जल्दी से डिवाइड करो भैया सभी लोग, देखो कितना आंसर आ रहा है, बताओ फटाक से सभी लोग करो कैलकुलेट। थोड़ा कैलकुलेशन या तो फिर कठिन ही हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करो भैया और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हमें लगता है 38-38 के करीब में जाना चाहिए। अब देखिए क्या आता है, आप करिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना है। ठीक है, हमने पूरा कैलकुलेशन करके इसको 10 से 3 घटा दिया 7 आ गया, 1 हासिल गया, 4 से 3 घटा दिया 1 आ गया, 1 हासिल दिया, 11 से 3 घटा दिया 8 आ गया। ठीक, ये हमारी हानि हो गई। और हानि प्रतिशत होता क्या, हानि गुणे 100 बटे सीपी, हानि गुणे 100 बटे सीपी। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। हमें लगता है ये एक 0 है ना, 55 40, अब आ गया, यही 38% आना चाहिए। आप चेक करिएगा, देखो 38% आ रहा है कि नहीं आंसर, चेक करके बताना। चलो समझ तो गए हो ना। आओ, यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। व्यास, व्यास मीन्स 2r, 2r को कितना बढ़ा दिया जाता है 15%। ठीक है, कभी भी पेपर में आपके क्वेश्चन आए तो जैसे यहाँ पे कहा 2r को 15%, तो ये क्वेश्चन के ऊपर 2 कोई प्रभाव नहीं डालता, सीधी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, मीन्स r को 15% बढ़ाया जाता है। प्यारे बच्चों समझना, त्रिज्या को 15% बढ़ाया जाता है, त्रिज्या को 15% बढ़ाया जाता है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रतिशत परिवर्तन का, मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। क्या होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो त्रिज्या मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी बार है 2 बार, तो एक बार 15%, दोबारा 15%। तो एक बार x 15 y 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे में 100, 15 15 30 और 15 का स्क्वायर 225 बटे में 100, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 32.25%। बताओ कोई परेशानी बाबू कहीं पर। 100 से इसको डिवाइड करोगे, 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, 2.25 होगा, 30 में जोड़ दोगे तो 32.25% आ जाएगा। बढ़ाया जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है, 64 और x किलोमीटर की गति से अपने घर वापस आता है। यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत गति इतनी है तो x का मान क्या होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 64 क्या है। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है,
और x किलोमीटर प्रति गति से अपने घर वापस आता है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत गति इतनी है तो x का मान क्या है। चलो हम ये देख लेते हैं, वो 64 अभी बाद में समझेंगे अगर है कि नहीं है। औसत गति बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है एवरेज, हिंदी में लिखें, औसत गति बराबर होता है 2ab/a+b। औसत गति कितनी दी गई आपको 12 मीटर प्रति सेकेंड। 2 × 10 × x बटे में a+b मीन्स 10 + x, x का ही मान बताना है। 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 120 + 12x = 2 दहम 20 = 20x। 20x से 12x जाएगा 8x = 120। 8 से इसको डिवाइड करोगे 15 × 8 = 120, 15 km/h x का मान आ गया। आपसे x का ही तो मान पूछा गया, ये मतलब गलत छपा हुआ है, 15 km/h। हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, औसत गति बराबर होता है 2ab/a+b। ए हमारी चाल होती, पहली चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरी चाल km/h में है। अब देखो, अब एक बात और समझ में आई, आपको दूसरी जो दे रखा है आंसर km/h में दे रखा है, मीन्स उसको, अब एक बात भैया हमने ध्यान नहीं दिया, इस पर ध्यान दो। अगर ये सब किलोमीटर में होता तो डायरेक्ट ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये km/h में, ये मीटर प्रति सेकंड में है। 10 मीटर प्रति सेकंड में है स्पीड, इसको km/h में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, मीन्स चाल आ गई आपकी 36 km/h। औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है, इसको km/h में चेंज करने के लिए 12 × 18/5 मीन्स 12 × 96, 86 लगा 9, 12 का 12 9 km/h। अब लगाओ, ये km/h में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि और सब km/h में है तो सब कुछ km/h में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको, बिना कन्वर्ट करे काम नहीं होगा, ठीक है। अब 36 छक्का 216 काट दो, कट गया। 2 तिहाई 6 काट दो, कट गया। अब मल्टीप्लाई करो, 5 का मल्टीप्लाई इधर 5x और 3 का मल्टीप्लाई इधर 3 छंग 18 का 88 लगाए, 3 त्रिका 9 1 10 प्लस 3x, ठीक है। 3x और 5x घटा दोगे 2x = 108 बाबू, काट दो इसको, 2 पंची 10 और 2 दूनी 4, x का मान आ गया 54 km/h। अगर बाबू हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते पेपर में, कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग जल्दी कर देते हैं, तो हमें इस बात को सीखना है कि हमें पेपर में जल्दी नहीं करना है, हमें क्वेश्चन बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है और समझना है, उसके बाद लगाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। A/B और B/C दिया गया हमसे, A/B/C पूछा है। 7/8 और 7/9, 7 सते 49, 8 सते 56 और 8 9 72। देखो है कोई ऑप्शन में 49 56 72, ये देखो आंसर आ गया, ठीक है। चलो, रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया, परिणामी संख्या का मान निकालिए। हमने संख्या मान लिया कि वह संख्या 2 है, 2 यूनिट है। इस संख्या में क्या था, सही काम क्या था, 2 से भाग करना था। जब 2 से भाग करते तो ये कितनी आ जाती, 1 यूनिट। लेकिन आपने किया क्या, गलत किया। क्या किया, संख्या में 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 4 यूनिट। संख्या कितनी ज़्यादा आ गई, 1 यूनिट आनी चाहिए थी, 4 यूनिट आ गई, 3 ज़्यादा आ गई। तो प्रतिशत में, प्रतिशत है तो 300% हो जाएगा, 3 × 100/1। जब 1 से 1 काटोगे तो कट जाएगा, 300% आ जाएगा। उसने कहा परिणामी संख्या का मान निकालिए कि कितना प्रतिशत है, तो 3% गुणा कर दिया। परिणामी संख्या का मान, परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है। अब एक देखो, अब लैंग्वेज बहुत को डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जैसे कि ये बात यहीं पे कहता कि जो आपने, अब समझना लैंग्वेज, हम यही चीज़ आपको समझाने के लिए बार बार क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। ये हमारे ऑफलाइन का गेम ऑनलाइन में हो रहा है, ठीक है। आपको भी समझना होगा, हम ये चीज़ें ऑफलाइन में करते हैं, वही ऑनलाइन में कर रहे हैं। आप बात को समझो, आप लोग समझने का प्रयास नहीं करते हो कभी।
आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझते हो और टीचर जो बता के लिख देता है आप लिख लेते हो। ये मत करो कभी, आप भी लैंग्वेज समझने का प्रयास करो। उसने कहा है परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत होगी, तो परिणामी संख्या कितना आया है, 4 यूनिट आया है और उसका मान कितना था, 1 यूनिट था। कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 4 यूनिट गुणे 100 बटे 1 यूनिट, यूनिट से यूनिट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 400%। अभी हम 300% लिखते ना तो सभी लोग लिख लेते। इसी चीज़ को समझना है प्यारे बाबू, समझो। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, आपको पूरे गेम खेलने होंगे सिलेक्शन के लिए। आपको बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, किसी भी चीज़ में आप नौकरी करना चाहते हो तो आपको बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। आइए, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप क्या होता है बाबू, 4a। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। ये वृत्त का परिमाप है और ये वर्ग का परिमाप है ना। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² = 1386। πr² = 1386 वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान रख दीजिए बाबू 22/7 × r² = 1386। 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 × 11, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 11 × 11, 1 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। 11 दूना 22, 6 बचेगा, 11 छक्का 66। फिर 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6। ये r² हो गया 7 × 9 = 63 और ये 7 और आ गया उधर। हमने 63 को फैक्टर कर दिया, 7 × 9 = 63 और ये वाले 7 का इधर गुणा कर दिया तो ये 7 आ गया। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटा दिया, 2 7 है तो 1 7 और 9 है तो इसका स्क्वायर 3, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। बात समझ से समझिएगा भैया। क्वेश्चन देखो कितना घुमाव पूछा है आपके पेपर में। आप सोचो जीडी का पेपर है और क्वेश्चन का लेवल कितना पूछ लिया कि बच्चा समझ ना पाए। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तुमने तो त्रिज्या निकाली 21 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या ले जाके यहाँ पे पुट करोगे तब आपको ए मिलेगा। देखो कितना घुमा रहा है क्वेश्चन, कितना घुमा रहा है, कितना ज़्यादा। इसको रख कर दें, नोट कर लिए हो ना सब लोग, ठीक है नोट कर लिए हो। त्रिज्या तुमने निकाली r = 21 सेंटीमीटर, इतना लिख लो, ठीक। 4a = 2 × 22/7 × 21, ये हमारी r रख दिया हमने। ये कटा 7 त्रिक 21, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 × 2, ये r a बराबर आ जाएगा कितना, 2 × 2 11 तिहाई 33 और 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। a आ गया हमारा 33, तो 33 का स्क्वायर कर दोगे तो 1089 आ जाएगा। बताइए कोई परेशानी है। तो ये क्वेश्चन का तो लेवल है, हम मान लेंगे एसएससी जीडी का ये लेवल। वाओ, कहाँ कहाँ घुमा दिया। पहले दे दिया वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है। मैं सोच रहा था ये किस लिए दिया, ये तो बेकार है, तो इसका कोई काम ही नहीं है। मैं पहले क्वेश्चन में तो समझा, समझ में तब आया जब हमें त्रिज्या मिली। जब हमें त्रिज्या मिल गई तो हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो हमने कहा त्रिज्या से तो हम भुजा पे जा नहीं सकते। तब हमारे समझ में आया कि भैया इसका काम यहाँ पे है, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो आइए। रोहन ने 275 रुपये प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा। यदि वह 5060 रुपये में 16 टेबल बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 275 रुपये में टेबल खरीदता है, मीन्स ये सीपी है, और बेचता है कितने में, 5060 रुपये में कितनी टेबल, 16 टेबल। काटो जरा से, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 तिया 48, 2 50, 26, 16 एक नाम 16, 26 हुआ, 16 एक नाम 16, 10 जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा इसलिए काटो मत।
पॉइंट में चला जाएगा। चलो ठीक है, 16 टेबल बेचने की कीमत दे दिया 5060, तो आपने 16 टेबल खरीदा है, 275 गुणे 16, 16 पंचे 80 का जीरो हासिल लगेगा 8, 16 पंचे 80 का जीरो हासिल लगेगा 8, और 16 सते 112, 16 सते 112 और 8 120 का जीरो हासिल लगेगा 12, 16 दूना 32 और 12 44। मीन्स आपने टेबल 4400 रुपये में खरीदी हैं, 5060 रुपये में बेची हैं, तो कितने रुपए का लाभ होगा? 44,000 में आपने खरीदी और 5060 रुपये में बेची, तो 660 रुपये का क्या होगा? लाभ। लाभ गुणे 100 बटे CP, कॉस्ट प्राइस। 2 0 2 0 काट दीजिए, 11 चौको 44, 11 छक्का 66 और 15 चौको 60, कितना आ गया? 15%। बताओ कोई परेशानी है आपको? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलो आसान है क्वेश्चन ये तो। यदि संख्याओं, अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझते चलो भैया, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में फिर पूछे जाएंगे, तब तक समझो, पानी पी लें। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? अगर उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो जो ऑप्शन 8 से नहीं डिवाइड होगा वही उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। यदि मासा 8 है, HCF 8 है, तो एलसीएम वो आंसर नहीं होगा जो 8 से डिवाइड नहीं होगा। वो कौन सा है? 68। 68 8 से नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर गलत है। चलो, P और Q मिलकर किसी कार्य को 105 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, P और R मिलकर इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, P Q R एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इसके लिए बेटा होता है 1/2 1/105 प्लस 1/90 प्लस 1/126। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि A प्लस B प्लस C एक कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ये लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और सॉल्ट मेथड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी जो ये जो डिजिट दी गई है ना, इनका एलसीएम बड़ा खतरनाक बनेगा। ये डिजिट बहुत खतरनाक आपको दे दिया, ठीक है? तो देखिए, अभी जैसे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये खतरनाक ही तो है। चलो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। किसी दिन वर्क एंड टाइम की पूरी क्लास पढ़ा देते हैं, क्योंकि आपके SSC GD में वर्क एंड टाइम के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 2 3 3 ना। चलो वर्क एंड टाइम पढ़ा देंगे किसी दिन बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ो। अब ये भी वर्क एंड टाइम का आ गया, फिर फंसाएगा आपको। चलो समझाते हैं अच्छा थोड़ा सा। कह रहा है A अकेला किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, B अकेला 11 दिनों में कर सकता है। A और B दो लोग हैं, ये अकेला 14 दिनों में कर सकता है, ये अकेला 11 दिनों में कर सकता है। आप हो और आपकी बाबू है, बिल्कुल बात को समझना। एक आप हो, एक आपकी बाबू। देखो A और B भी है, A मीन्स आप, B मीन्स आपकी बाबू, दो लोग हो। आप एक कार्य को 14 दिन में करते हो, आपकी बाबू एक कार्य को 11 दिन में करती है। हुआ क्या? इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 154, 154। हमने मान लिया आप और आपके बाबू के पास टोटल रुपए हैं 154। आप और आपके बाबू के पास टोटल, दोनों लोगों के पास मिलाकर टोटल 154 रुपए हैं। होता क्या है? 14 से इसको डिवाइड कर दो, 14 एकन्नम 14, 14 एकन्नम 14, और 11 से इसको डिवाइड कर दो, तो 11 एकन्नम 11 और 4 11 चौको 44। अब हुआ क्या? अब बात को समझते चलना भैया। ये जो होती है, ये हमारी एफिशिएंसी होती है, ये हमारी क्षमता है। आपकी क्षमता है कि आप एक दिन में 11 रुपए खर्च कर सकते हो, तो 154 रुपए खर्च करने में कितने दिन लगेंगे? 14 दिन लगेंगे।
आपकी बाबू की क्षमता आपसे ज़्यादा है। बाबू आपकी एक दिन में 14 रुपये खर्च कर रही है, तो 154 रुपये खर्च करने में कितना दिन लगाएगी? 11 दिन लगाएगी ना। अब बात समझना, आप और आपके बाबू के पास टोटल 154 रुपये। होता क्या है, ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं पूरा कर, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। अब आप और आपके बाबू दो लोग काम करना शुरू करते हो, मीन्स रुपया खर्च करना स्टार्ट करते हो। बात समझना, ए आप और बी आपके बाबू, आप 11 रुपये खर्च करते हो और बाबू आपकी 14 रुपये खर्च करती है। दोनों लोग मिलकर कितने रुपए खर्च करोगे? 25 रुपये। बात को समझते जाना, आप 11 रुपये खर्च करते हो, आपकी बाबू 14 रुपये खर्च करती है। दोनों लोग मिलकर कितने रुपए खर्च करते हो? 25 रुपये खर्च करते हो। कितने दिन तक खर्च किया? 4 दिनों तक। तो आप और आपकी बाबू ने मिलकर 4 दिन में कितने रुपए खर्च कर डाले? 100 रुपये खर्च कर डाले ना, खर्च कर लिया। अब समझना, अब जब 100 रुपये खर्च कर दिए तो आपके पास शेष कितने रुपए बचे? 54 रुपये शेष बचे। आपके पास टोटल जो रुपए थे वो थे 154 रुपये और 100 रुपये खर्च हो गया, दोनों लोग में मिलकर खर्च कर डाला। शेष कितना बच गया? 14 रुपये शेष बचे। आप क्या कह रहा है, बी शेष काम को करने में कितने दिन का समय लेगा? अब बी को शेष कार्य करना है, मीन्स 54 रुपये बी को खर्च करना है। हमें लग रहा है आंसर कुछ गलत टाइप है इनका। बी एक दिन में 14 रुपये खर्च करता है, तो 54 रुपये खर्च करने में तो 14 से डिवाइड कर दो। 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, कुछ 3 दिन हमारा आ रहा है। ए और बी काम शुरू करते हैं, लेकिन पूरा कार्य लेकिन काम शुरू करते हैं पूरा कर, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। मीन्स ए और बी दोनों लोग मिलके काम शुरू करते हैं और 4 दिनों का काम करते हैं। 25 रुपये रोज खर्च करेंगे तो 4 दिनों में 100 रुपये खर्च हो जाएगा। और बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो शेष काम जो बचेगा वो 54 रुपये बचेंगे। ये 14 रुपये खर्च करा, तो शेष काम तो सही है। हमें तो लगता है हमारा आंसर सही है। शायद क्वेश्चन मिस्टेक कुछ गलत हो गया हो। ए 14 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 11 दिनों में करता है। 11 और 14, 11 चौको 44 का 4 हासिल लगेगा। 4 11 के नाम 11 4 15, 154 टोटल मनी 154 रुपये आ गए। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। ए और बी ने खर्च करना स्टार्ट कर दिया 25 और 4 दिन में 100 रुपये खर्च कर डाले। शेष कितना बताया? 54 रुपये बचाया। बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? हमारा आंसर सही 54/14 आएगा। इनमें साथ कोई डिजिट की बेटा गलती हो सकती है। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाओ ना, कॉन्सेप्ट यही चलेगा। ठीक, कुछ इनमें साथ डिजिट की गलती हो इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। आंसर मेरा सही है, बिल्कुल मत परेशान हो। इनकी कोई डिजिट की गलती है, इसी वजह से इसका आंसर नहीं आया, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। अब मैच कराते तो हैं नहीं हम, हमें टाइप करके मिल जाता, मैं पढ़ाने चला आता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। तो शायद कभी मिस्टेक होगा तो जो टाइप करके दिए वो इतना ध्यान नहीं देते ना, वो लगा के थोड़ी देखेंगे कि किसका क्या आंसर आ रहा है, और ना ही हम लगा के देखते हैं कि किसका क्या आंसर आता है। हम पढ़ाते रहते हैं, यही आंसर आता रहता है। ठीक, चलो इसमें शायद कोई मिस्टेक है, वैसे भी बाद में फिर देख लिया जाएगा। चलो आओ, एक कुर्सी और एक की मेज का अंकित मूल्य, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे बहुत अच्छा लग गया। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में दुकानदार कुर्सी 20% छूट पर यदि कुर्सी और मेज दोनों संयुक्त 6। देखो, एक चेयर है और एक टेबल है, इनके जो मूल्य का रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, अंकित मूल्य का रेशियो ये है। दुकानदार कुर्सी पर 20% छूट देता है, कुर्सी और मेज पर 26%, टोटल हमेशा बीच में आता है, 26% की छूट देता है। तो मेज पर कितनी छूट दे देगा? हमने कह दिया X% की। इसका गुणा इसमें करते हैं 20 दूना 40 प्लस इसका गुणा इसमें करते हैं 3x अपॉन में इन दोनों का योग 5 इक्वल टू 126। 126 में 5 का गुणा कर दो तो 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 5 दूनी 10, यहीं पे लिखे नीचे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 3 हासिल लगाए 1, 5 का नाम 5 1 6, 630 आ गया। तो 40 प्लस 3x की वैल्यू आ गई 630। यहाँ से 40x उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 630 से 40 चला जाएगा 590, 3 से डिवाइड करो 130।
अब सुनो, अभी तुम लोग सोचो अरे सर जी ये क्या निकाल दिया, ओ सॉरी 13 13 39 13, ओ सॉरी हम कहाँ पे हैं आज। अब हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है, अब हमारे माइंड में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, 2:3 20 है, 26 है, तो मेज पर दी गई छूट क्या होगी। हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। चलो आगे कल पढ़ाते हैं। आप ये क्वेश्चन में अभी पढ़ाते हैं। एक ये लो पहले, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते मैं थक जाता हूँ तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है मेरा, और समय भी बहुत ज़्यादा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। आइए, A/B B/C ये दिया गया है, A/B दिया गया है 5:8, ठीक है, और B/C दिया गया है 11:13, ठीक है। इसको बनाओ 5:8 और 11:13, इसका गुणा इसमें करो 11 5 55, इसका गुणा इसमें करो 11 8 88, ठीक है, इसका गुणा इसमें करो 13 8 104, ये बन गया रेशियो। आपको किसका मान दिया गया, ए का मान दिया गया, 55 यूनिट का मान दिया गया है 110, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, सी का मान क्या होगा, सी कितना है 104 यूनिट, 104 गुणे 2 कर दीजिए, 2 चौको 8, 2 1 9 2, 208, देखो आंसर आ रहा है। तो जल्दी जल्दी पढ़ा दें, समय बहुत हो गया। 208, चलिए आगे आइए। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। वर्ग क्या है 4a, और वर्ग की भुजा क्या होती है a को 20% बढ़ाया गया। हमने कहा पेपर में इस पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें पास सिर्फ a ही है, तो परिमाप 20% बढ़ेगा। जितना वर्ग की भुजा बढ़ेगी उतना ही उसका परिमाप बढ़ेगा। अगर वर्ग की भुजा 30% बढ़ी तो उसका परिमाप 30% बढ़ेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस पे ध्यान रखना, ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें गलत करके चले जाते हैं। आइए, P/Q R आपको दिया गया है 5:3:6, P/Q Q/R और R/P। PQR मतलब 5 3 और 6, और QRP मीन्स 6 3 5, ये आपको बनाना है। PQR और QR और P, ठीक है, ये आपको रेशियो बना के सॉल्व करना है, बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, रेशियो आपके सामने है। आइए, ख़त्म हुआ। अब एक क्वेश्चन जो अभी जो फंस गया था उसमें क्या था, जो हम लोग नहीं समझे थे, ये वाला कह रहा था एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य ये है। अंकित मूल्य हमने कह दिया 200 रुपये है, और कुर्सी का अंकित मूल्य 300 रुपये है। एक चेयर है और एक टेबल है, ठीक है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, कुर्सी पर 20% की छूट देता है। कितने रुपए की छूट दे दिया, 40 रुपये की। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट 26% की हो, मीन्स 500 रुपये पर दोनों पर 26% की छूट देता है। टोटल छूट कितनी हो गई, 130 रुपये की। देखो वही आ रहा है, टोटल छूट 130 रुपये की हो गई। मेज पर दी गई, इस पे 40 रुपये छूट दी गई, इस पे 130 रुपये, दोनों पे 130। ये कुर्सी और मेज पे 130 रुपये की छूट है, चेयर पे 40 रुपये की छूट है, तो टेबल पे कितनी छूट हो जाएगी, 90 रुपये की। आपसे कहा मेज पर दी गई छूट प्रतिशत बताइए, 90 गुणे 100 बटे 300, 2 0 2 0 कट जाएंगे, 3 त्रिका 9, 30%। बताइए, हमने क्या माना कि मेज का अंकित मूल्य 200 रुपये है, और कुर्सी का, चेयर का अंकित मूल्य 200 रुपये है, और मेज का अंकित मूल्य 300 रुपये है, ठीक। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, मीन्स कुर्सी पर 20% की छूट निकालिए, 20 बटे 100, 2 0 2 0 काट दिया, 40 रुपये की छूट आ गई कुर्सी पर। कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट 26% की है, तो कुर्सी और मेज का मूल्य दोनों को जोड़ दिया 500 रुपये, और दोनों पे संयुक्त छूट निकाली 26% की, कितने रुपए की छूट, 130। कुर्सी और मेज पर टोटल छूट 130 रुपये की है।
कुर्सी पे 40 रुपए की छूट है तो दोनों का में से 40 रुपए घटा देंगे तो आपकी मेज की छूट निकल आएगी कितने रुपए? 90 रुपए। प्रतिशत में बताना 90 गुणे 100 बटे मेज का मूल्य कितना है? 300। कितना परसेंट? 30%। बात क्लियर है? उस टाइम आंसर क्यों नहीं आया था, मैं एक बार उस मेथड से फिर चेक करता हूँ। उस मेथड से आना चाहिए भैया, वो मेथड बहुत आसान होता है हम लोगों के लिए लगाना, समझ रहे हो? उससे आंसर आना चाहिए था यार, ये क्यों नहीं आया ये मैं भी नहीं समझ पाया। देखो अच्छा एक बार फिर से मैं देखता हूँ, ये कितना है? 20% की छूट देता है और हमने कहा ये X% की छूट देता है, ठीक है। और टोटल पे 26% की छूट देता है, ठीक। और ये 2:3 था, इसमें इसका गुणा करेंगे 40 और ये हो जाएगा 3x बटे में 5 इक्वल टू 130। अच्छा हमने गुणा गलत कर दिया था, ओ माय गॉड, 26 में गुणा करना था ना, हमने गलत गुणा किया था। ओहो, वही मैं कहूँ मेरा इतना फेवरेट मेथड और फेल हो गया, इम्पॉसिबल। ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड है। इस पे गुणा करते हैं, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 40 प्लस 3x बराबर 13, तो ये हो जाएगा 40 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 90 और x बराबर 30। वही मैं सोच रहा था प्यारे बच्चों कि हमारा मेथड कैसे फेल हो सकता है। ये मेथड बहुत आसान है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, दोनों का गुणा करके बटे में इन दोनों का योग रख दो, इक्वल टू में टोटल रख दो, बस। ये मेथड बहुत आसान है, ये मेथड मेरा सबसे फेवरेट मेथड है। हम एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI ऐसे बड़े बड़े चैप्टरों में इस मेथड का यूज़ करते हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज़ करते हैं। एलिगेशन में, मिश्रण में, ये सब मैं बहुत सारे चैप्टरों में मैं यूज़ करता हूँ। और मतलब ये देखो, ये अभी मैंने कैसे बताया था, कितना लॉन्ग बताया था ना, अब देखिए कितना सॉल्व हो गया। तो सॉल्व मेथड यही सब होता है, और इससे पहले मैंने कैलकुलेशन गलत किया था इसलिए शायद नहीं आया था। ठीक, बताइए कोई परेशानी है? बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेहनत से पढ़िए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।